हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वेक्टर्स, उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स ही क्यों पढ़ना है, देखो आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो बेटा, फिजिक्स में हमको सबसे पहले समझना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हमको समझना है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में बेटा हमारे पास क्या होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती है जिनके पास डायरेक्शन होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम कौन से क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अभी और बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है क्या नहीं, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर्स। क्या कहते हैं, स्केलर्स। अगर वेक्टर आपको समझना है तो स्केलर क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो स्केलर मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन का नीड नहीं है, ऐसा क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो हमारे पास मास, हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास डेंसिटी, लेंथ, ये जितने भी क्वांटिटी है हमारे पास, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन का नीड नहीं है। जैसा कि मान लो किसी का मास है 30 kg, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत है क्या बेटा, नहीं। कभी आप डॉक्टर को बताते हैं क्या, मेरा जो वेट है 30 kg है साउथ डायरेक्शन में, मेरा वेट 30 kg है नॉर्थ डायरेक्शन में। डायरेक्शन के हिसाब से कभी आपका मास या फिर वेट जो है वो चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो इन क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, लेंथ होता है, इन्हें भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। और इसे हम अलजेब्रिकली, अब अलजेब्रा के जो रूल्स है, अभी अलजेब्रा के रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उन क्वांटिटी को भी हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी का मास है 30 kg और किसी का मास है 20 kg, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड किया तो वो ऑब्जेक्ट का मास बन जाएगा 50 kg, या फिर सब्सट्रैक्ट किया तो बन जाएगा 10 kg। तो इन क्वांटिटी के लिए हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, अलजेब्रा इसको पूरा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्वांटिटी को भी मैं क्या कह सकता हूँ, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेटा मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर। अभी आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर वैसा तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम ये चैप्टर सबसे लास्ट पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसा कि 30 ये भी क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड। मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 5 मीटर है, तो ये जो 5 होता है आपका, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और वो जो मीटर दिया है, ये जो केजी दिया है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो फिर ऐसा कोई क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर हम उसे कहेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें वन मोर थिंग इज दैट, इसमें जो हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिनके पास डायरेक्शन भी हो, और जो ओबे करता हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है फोर्स। फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है बेटा जिसके पास आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, जिसके पास आपको डायरेक्शन मिलेगा, और ये टोटली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। अभी बेटा आप बताएंगे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो हमारा चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, और हम डिटेल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, पहले हम ये समझेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। आज थोड़ा सा बेसिक चलने वाला है बेटा। तो क्या होता है वेक्टर,
जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करे, फॉलो करे, ऐसा क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। क्योंकि यहां पे मैं आपको एक नोट लिख के देता हूं बेटा, ऐसी भी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, बट नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, ऐसे क्वांटिटी को आप वेक्टर नहीं कह सकते। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर कह देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हमें तीन चीजें देखनी है, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वहां पे फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, वेक्टर। तो सर आपने बताया मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, तो ऐसा कोई क्वांटिटी भी है? बिल्कुल है बेटा, हमारे पास क्वांटिटी है करंट। कौन सा क्वांटिटी बेटा, करंट। ये क्वांटिटी देखो, इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। इसमें हम अलजेब्रा के लॉ यूज करेंगे बेटा। कौन से लॉ यूज करेंगे, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के लॉ यूज करेंगे तो ये तो स्केलर बन गया। यस सर, वो भी बात सही है, बट बेटा इसके पास तो डायरेक्शन भी है, तो सर फिर ये वेक्टर बन गया। फिर ये तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। सर फिर अब क्या करना हमें, ये तो स्केलर भी नहीं लग रहा है, ये भी वेक्टर भी नहीं लग रहा है। तो बेटा एक नया क्वांटिटी हमारे पास होता है, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। मतलब ऐसा कौन सा क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, मतलब वेक्टर के लॉ को वो फॉलो करता नहीं है। ऐसा कौन सा क्वांटिटी हमारे पास, करंट। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको अभी बेसिक जो है स्केलर और वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ चुका है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वेक्टर्स के एग्जांपल मैंने आपको फोर्स बताया, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, टॉर्क होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल है जो धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेटा वेक्टर जो है, जो वेक्टर की हमने अभी तक बात की, क्या होता है फिर वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बेटा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। तो बेटा ये जो वेक्टर है फिजिक्स के अंदर, इसको रिप्रेजेंट कैसा करे, एक वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कैसा करे। तो मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट, ओके, बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। अब अगर इसको XY एक्सिस के साथ अगर कंपेयर किया जाए बेटा, तो एक्स एक्सिस मतलब आपका ईस्ट आ रहा है और वेस्ट आ रहा है, ये निगेटिव में आएगा, और ये आपका वाई आ रहा है और ये निगेटिव में आएगा। तो बेटा ईस्ट में अगर कोई है तो हम एक्स के लिए क्या यूज करते हैं, आई कैप, और वाई के लिए हम यूज करते हैं जे कैप। ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, इसके बाद भी हम बाद में करने वाले। फिलहाल अभी आप, जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे मैं वेक्टर में कैसा रिप्रेजेंट करूंगा। तो मान लो उस वेक्टर को नाम देता हूं मैं ए, इस वेक्टर को नाम क्या दिया मैंने, ए। अब ये कौन सा वेक्टर है पहले ये समझ जाते हैं, ठीक है। जो वेक्टर है उसका ही डिनोशन लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड ये कौन सा क्वांटिटी है बेटा, ये तो वेलोसिटी है। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। सर वेलोसिटी क्यों है, देख बेटा यहाँ पे डायरेक्शन है, वो ईस्ट में जा रहा है, तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वेलोसिटी है बेटा, तो इसे वेक्टर लगने के लिए मैं इसके ऊपर ऐसा एरो दूंगा, तो हम इसको पढ़ते हैं बेटा वी बार। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अगर लिखने की बात की तो वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताई, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा यहाँ पे 10, ये तो यूनिट है, मैग्नीट्यूड कितना है 10, और डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी, ईस्ट। तो ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट के लिए हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और क्या है आई कैप। मतलब यहाँ पे इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया v इज इक्वल टू 10 आई कैप। सर ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, और सिंपल बताओ। देखो बेटा सिंपल वाला भी मैं बताता हूँ, आप फिलहाल इतना ध्यान में रखेंगे, कोई भी वेक्टर है जिसको मैं ऐसा नाम देता हूँ ABCD, अगर ये वेक्टर के नाम है, अभी ABCD क्या है आपके, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट ये वेक्टर कब लगेंगे बेटा, जब आप इसके ऊपर ऐसा एरो देंगे। तो अब हम इसे पढ़ेंगे A बार, इसको पढ़ेंगे B बार, इसको पढ़ेंगे C बार, और इसके पढ़ेंगे D बार। तो ये हो गया आपका जनरल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो अभी
इस वेक्टर को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। मान लो ऐसा कोई वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर है सपोज आपका ए बार वेक्टर। क्या है ये आपका ए बार वेक्टर। तो बेटा इस लाइन में यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसे हमें कहना है टेल और इसे कहना है हमें हेड। ये टेल को बेटा मैं कहूँगा स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। और हेड को कहना है मुझे एंडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एंडिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे जो टेल है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हेड आपका एंडिंग पॉइंट है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो हेड आपका क्या इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और टेल आपका क्या इंडिकेट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या इंडिकेट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अभी ये जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है बेटा, या फिर लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। मतलब मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसे मैं वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज ये है मेरा फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे बेटा ये जो लेंथ है, लेंथ ये कितना रहेगा मेरा? 10 न्यूटन। कितना रहेगा बेटा? 10 न्यूटन। अगर मैंने मान लो ईस्ट में अप्लाई किया है, ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स की तरफ अप्लाई किया है ईस्ट में, इसलिए मैंने ये एरो किधर बताया है? ईस्ट के तरफ। अगर वेस्ट के तरफ होता तो मैंने इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देता, 10 न्यूटन फोर्स। नॉर्थ में होता तो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया होता, साउथ में होता तो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया होता। तो कोई भी वेक्टर को बेटा हम कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि मान लो मैंने बी वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द बी वेक्टर। तो ये क्या रहेगा बेटा? हमारा टेल रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? हमारा हेड रहेगा। और ये जो लेंथ है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसा डिनोट करेंगे? तो हमें एक जस्ट एक एरो उसको क्या करना है? ड्रॉ करना है। और रिप्रेजेंटेशन अभी कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है बेटा? सिर्फ ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके तरफ आप अच्छे से ध्यान दो, फिर बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक छोटी सी चीज ऐसी है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या पढ़ना है हमें? एंगल बिटवीन वेक्टर्स या फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है? सबसे पहले हम कोई भी दो वेक्टर कंसिडर कर लेते। मान लो अगर मेरे पास एक ए बार वेक्टर है और ये मेरे पास बेटा बी बार वेक्टर है, ठीक है? अभी बेटा आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, ये दोनों वेक्टर के बीच में मैंने एंगल कितना कंसिडर किया है? थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको जब बताना है, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? थीटा। मतलब आपको किसी ने पूछा थीटा क्या होता है, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको अगर टू वेक्टर्स के बीच में का एंगल डिटरमाइन करना है तो कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा पहला रूल्स, आपका जो टेल है बेटा वो कोइंसाइड होना चाहिए। टेल क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए। या फिर बेटा आपका हेड कोइंसाइड होना चाहिए, या तो आपका टेल कोइंसाइड होना चाहिए या फिर आपका हेड कोइंसाइड होना चाहिए। अभी देखो टू डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं दोनों वेक्टर के जो टेल है, क्योंकि इसको तो हम हेड कहते हैं बेटा, तो दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड है बेटा। तो अगर दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड है तो उनके बीच में का जो एंगल है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन रूल तीसरा आ गया, हमें हमेशा मिनिमम एंगल लेना है बेटा। कैसा एंगल लेना है? मिनिमम एंगल। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। और अगर ये तीनों भी चीजें अगर हमें नहीं मिलती है बेटा, तो हम वो उसको अचीव करेंगे बाय शिफ्टिंग वेक्टर्स। और उसको हम कैसा शिफ्ट करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे बेटा। कैसा शिफ्ट करेंगे? पैरेलल। तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो अब इस केस में भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना रहेगा बेटा? मान लो अगर यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी? 20 डिग्री। कितनी रहेंगी? 20। क्यों 20? देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताने के लिए क्या चेक करना है हमें? आइदर टेल कोइंसाइड होना चाहिए या फिर हेड कोइंसाइड होना चाहिए। फर्स्ट डायग्राम में कौन कोइंसाइड है? टेल। सेकेंड डायग्राम में कौन कोइंसाइड है? हेड। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपने बताया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आप देखें यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या रहेगा बेटा। तो देख बेटा यहाँ पे एक ए वेक्टर है और यहाँ पे एक बी वेक्टर है,
और आपको एक एंगल दिया है 120 डिग्री। अब इस डायग्राम में आपको बताना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या रहेगा। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और देखिए, मैंने जो रूल्स आपको बताए हैं यहां पे फॉलो करते हैं क्या। ए वेक्टर और बी वेक्टर में या टेल या फिर हेड यहां पे कोइंसाइड है क्या बेटा? देख, ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का हेड है, मतलब टेल और हेड कोइंसाइड है। मतलब हमें ऐसा नहीं चाहिए, आइदर टेल कोइंसाइड चाहिए या फिर हेड कोइंसाइड चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, देख ये है हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर। ओके, अब ये बी वेक्टर को हम क्या करेंगे बेटा, शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, जो ये चीज आपको मैंने बताई। तो शिफ्ट कैसा करना है बेटा? पैरेलल शिफ्ट करना है बेटा। अभी पैरेलल कैसा, मान लो आपका ये बी वेक्टर है, तो इसको अगर मुझे शिफ्ट करना है तो मैं कैसा शिफ्ट करूंगा? देखो ये मेरा पैरेलल वेक्टर है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा बेटा। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे ऊपर लेके गया और ये है मेरा बी वेक्टर बेटा। अभी आप देख पा रहे हैं, जब मैंने नया वेक्टर ड्रॉ किया है मेरा डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं है। सेकेंड थिंग, ये जो लेंथ होती है बेटा, लेंथ की तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। लेंथ मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो किसी ने ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज नॉट लाइक दिस। यस, जैसा वेक्टर है वैसा ही हमको ड्रॉ करना है और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। हम इसे कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब देख बेटा, ये दोनों वेक्टर जो है इनके टेल कोइंसाइड हो चुके हैं। तो अभी मुझे बताओ ये एंगल कितना था हमारे पास बेटा? 120 डिग्री। सो अब हमें क्या चाहिए बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके लिए कंडीशन क्या है? टेल कोइंसाइड होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेल कोइंसाइड है। तो अभी मुझे बताओ ये जो एंगल है, ये टोटल जो एंगल है बेटा, ये कितना बनेगा? ये आपका ऐसा है, देखो तो ये टोटल एंगल बनेगा बेटा 1990 कितना बनेगा? 180। 180 में से अगर मैं 120 माइनस करता हूं तो मुझे ये जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। कितना मिलेगा? 60 डिग्री। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको और पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और डायरेक्टली सभी बच्चे आंसर क्या बताते हैं? 120 डिग्री, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है और वो फिर गलत होता है। हमें क्या चेक करना है? टेल कोइंसाइड होना चाहिए या फिर हेड कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक ए वेक्टर है और यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। अगर आपको इसको बेटा क्या करना है? शिफ्ट करना है। हम इसको पैरेलल शिफ्ट, मैंने आपको बताया कैसा शिफ्ट करेंगे। जैसा लेंथ है वैसा ही आपका वेक्टर रहेगा और जैसा डायरेक्शन है वैसे ही आपकी डायरेक्शन रहेंगी। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कहते हैं हम इसे? पैरेलल शिफ्टिंग। चलो मैं आपके लिए कोई एक एग्जांपल बताता हूं। ये चीजें आपको लिखनी है और आपको बताना है यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या रहेगा। ओके, सो मान लो एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है। ओके, सो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो अभी जल्दी से आंसर देना है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना रहेगा? क्या चेक करना है? आइदर टेल कोइंसाइड होना चाहिए या फिर हेड कोइंसाइड होना चाहिए। सो सभी बच्चे एक साथ मेरे पीछे बोलेंगे, कमेंट करेंगे दैट द आंसर इज व्हाट? 30 डिग्री। ये सिंपल है सर, कोई अच्छा केस बताओ। तो अच्छा केस मैंने बच्चा आपको अभी बताया, फिर एक बार बता देता हूँ, ठीक है। हम ऐसा कंडीशन ले लेते हैं, मान लो ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर है सॉरी, और ये आपका बी वेक्टर है बेटा, और इसमें एंगल है बेटा, चलो हम कुछ अलग एंगल ले लेते हैं, 140 ले लेते हैं, ठीक है। बनेगा तो नहीं, हमने रैंडमली ले लिया। अब बताओ बेटा मुझे इन दो वेक्टर्स में एंगल कितना रहेगा? चेक करो, हेड और टेल कोइंसाइड है बेटा। बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड है, तो फिर ये हमें पॉसिबल नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे कैसा करेंगे? चलो इसको हम करेंगे बेटा पैरेलल शिफ्टिंग। क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग। अभी किसे पैरेलल शिफ्ट करें सर, ये एक सवाल है। तो देख बेटा मैं बताता हूं आपको, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर एंड दैट एंगल इज आपका 140 डिग्री। तो बेटा ज्यादातर फोकस हम टेल कोइंसाइड करने के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर आपका ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही अगर आगे लेके जाऊं तो, क्योंकि आपको लेंथ का भी ख्याल रखना है और डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है,
तो मैं इसको ऐसे ही अगर शिफ्ट कर दूं तो जितना वेक्टर है उतना ही वेक्टर मैंने लिया है और उसी डायरेक्शन में लिया है। जिस वेक्टर के साथ छेड़खानी करेंगे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे बेटा। तो ये बन गया आपका कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। ये न्यू वेक्टर है हमारा, न्यू मतलब पुराना वाला ही है बट शिफ्टेड वेक्टर हम इसे कह सकते हैं। अब मुझे बताओ ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के टेल के साथ है, मतलब ये जो एंगल रहेगा बेटा इस एंगल को हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि हमें मिनिमम एंगल का भी सोचना है। तो अब बेटा अगर ये 140 है तो मुझे लगता है ये एंगल कितना रहेगा 40 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक आपका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो बेटा आज हमने क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और ये आज हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है जिसमें मैंने वेक्टर्स का बेसिक, स्केलर वेक्टर्स इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसमें टू वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बच्चों आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, सिस्टमैटिकली न्यू नोटबुक आपको हमारे लेक्चर के लिए बनानी है और अच्छे से डेली लेक्चर को देखना है। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स है या हमारे साथ आपको बेटा शेयर करनी है, ये बात समझ में, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, उसके ऊपर हम काम करेंगे और अच्छा से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बेटा हम जो अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मैं आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ। तो आप किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है फिजिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट तो आप गलत सोच रहे हैं, इसको हम वेरी सिंपल बनाने वाले हैं। आपको सिर्फ रेगुलरली क्या करना है, लेक्चर को देखना है और बाकी तो चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सबको भी बताएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।